हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरवीर शर्मा, बायो फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। और जैसा आप जानते हो, पिछले कुछ दिनों से हमने एक नीट की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें हम हर लेक्चर में हर लेसन के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उन क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निकल इम्पोर्टेंस होती है। समझने के लिए कोई ना कोई पेज होता है और उसी पेज को खोलने के लिए हम उन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज इस सीरीज का मेरा थर्ड लेक्चर है और इसमें जो टॉपिक हमारा सेलेक्ट किया गया है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हालांकि लेसन आसान है, बहुत ज़्यादा पेज इसमें नहीं फंसते, पर फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन तो हर लेसन में होते हैं। तो उन्हीं अच्छे क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाय वन होंगे। और पहले क्वेश्चन तक मैं बढ़ता हूँ और देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ART। जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ART कौन है। अब ART मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी उन कपल के लिए डेवलप की गई है जो इनफर्टाइल हैं, जो नेचुरल मेथड से बर्थ नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई सपोर्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, उनको हम ART बोलते हैं। चलिए देखते हैं इन चार ऑप्शन कौन कौन ART और कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है IUD। फर्स्ट ऑप्शन इज IUD मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इट इज नॉट IUD। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो इसलिए तो नहीं है। फिर है दूसरा भी ऑप्शन जिसमें है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यस इट इज एन ART। और सी ऑप्शन है जिफ्ट, जिसका मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और ये भी ART है। इसका मतलब इन चार ऑप्शन में से एक ART नहीं है और दो हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन में उन्होंने दिया है बोथ B एंड C। B भी है और C भी है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ वो D हुआ। तो यहाँ पर क्या था कि हम कंफ्यूज हो के IUD पर कई बार ध्यान नहीं देते, हमें मानते ये तो कहीं ना कहीं उस कंसर्न है, लेकिन इट इज़ नॉट एन ART। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया D। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment for development। हम एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जिसमें ओवम फॉर्मेशन नहीं हो सकती, गैमेट नहीं बन रहा है, लेकिन सी है सुटेबल एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट हो सकता है, गैमेट नहीं बना सकती। तो यहाँ पर हम कौन सी ART यूज करेंगे। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन पढ़ के हम आंसर दे पाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। अगर आप कई बार एक ही ऑप्शन पढ़ के आंसर दे देते हो तो कई बार डी में जाके A और B और A C वाला पेज फंस जाता है। तो पहला ऑप्शन है IUD। देखिए IUD फिर वही बात आ गई, ये तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसका वो लेन देन यहाँ पर नहीं है। हाँ, B ऑप्शन गिफ्ट है, और गिफ्ट का मतलब गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि उस महिला में सुटेबल एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए है, बस गैमिट नहीं बन रहा। अगर हम गैमिट ट्रांसफर कर दें, ओम ट्रांसफर कर दें, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हम आगे क्यों बढ़े, तो आंसर तो हमारा यही आ रहा है कि गिफ्ट इज सुटेबल टेक्निक, सुटेबल ART फॉर दैट फीमेल विच हैज सुटेबल एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट बट अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम। तो क्या आंसर हुआ, आंसर हो गया B। यानी आप क्या सजेस्ट करोगे, जिफ्ट की बजाय गिफ्ट सजेस्ट करोगे। जिफ्ट में से बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज ना हो जाएं कि जिफ्ट भी है और गिफ्ट भी है, पर यहाँ पर आंसर हमारा गिफ्ट है। चलिए तो अपने थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, यानी जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं जनरली वो कंसीव नहीं करती, उनको नेक्स्ट बेबी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता। और ये एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड भी है, 6 महीने तक ही सक्सेसफुल है। तो जनरली हमने देखा है कि लैक्टेटिंग मदर कंसीव नहीं करती, और उसका जो बड़ा रीज़न है वो हमें जानना है। इस क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखिए
मिल्क प्रोडक्शन के लिए बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, हार्मोन, और ये हार्मोन सप्रेस करता है एस्ट्रोजन के बनने को। अगर प्रोलैक्टिन बन रहा है तो एस्ट्रोजन कम बनेगा, एस्ट्रोजन कम बनेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ओवम नहीं होगा। तो ये वो पेज है, ये वो आंसर है कि लैक्टेटिंग मदर में कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन बन रहा है मिल्क बनाने के लिए, और उसका ये प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, ये प्रोलैक्टिन इंटरफियर कर रहा है एस्ट्रोजन बनने में, और एस्ट्रोजन ना बनने से क्या हो रहा है, एग का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। तब देखो कौन सा ऑप्शन आता है। तो सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, ये तो पहले ही हो गया। गोनेडोट्रोपिन्स का मतलब होता है सेक्स हार्मोन्स, और वो कौन सा है, एस्ट्रोजन है। तो उसने एस्ट्रोजन दे के दिया गोनेडोट्रोपिन। तो यहाँ एस्ट्रोजन वर्ड भी यूज किया जा सकता था, लेकिन उसने गोनेडोट्रोपिन वर्ड यूज किया है। बात एक ही है, चाहे इधर से पकड़ लो कान, चाहे इधर से पकड़ लो कान, तो आपका ही है। तो चाहे एस्ट्रोजन बोल लें चाहे गोनेडोट्रोपिन्स बोल लें, जवाब तो ए ही है। तो उम्मीद है मुझे आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने सरसरी नजर देख लिया है और कोई आंसर इसमें बन ही नहीं सकता। वो कह रहा है हाइपर सिक्रेशन गोनेडोट्रोपिन्स नहीं, ज़्यादा बने तो हो जाएगा। सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं है, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं है। तो क्या जवाब हुआ, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। और वो कौन है गोनेडोट्रोपिन, वो एस्ट्रोजन है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है कि वो डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर रही है। हालांकि एस्ट्रोजन पढ़ते यही हैं, दे अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, दे ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी एसटीडी हैं जो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो मैं वैसे बाद में क्वेश्चन बाद में देखूँ, जवाब दे दूँ आपको। वो दो हैं, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसे एसटीडी हैं जिनका ट्रांसमिशन भी एसटीडी से अलग भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, मदर से फीटस में हो सकता है, और साथ ही साथ दीज डू नॉट अफेक्ट टू सेक्स ऑर्गन्स। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसमें दिया हुआ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये दो डिजीज हैं, दो एसटीडी हैं जो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन इनका एसटीडी से होगा। लेकिन एसटीडी के साथ साथ जो और मेथड भी हैं, एडिशनल मोड भी हैं ट्रांसमिशन के, वो भी होते हैं। और एड्स ये इम्यूनोसप्रेसर डिजीज है, डिसऑर्डर है, इम्यूनोसप्रेशन होता है, बहुत पढ़ते आ रहे हो आप। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और हेपेटाइटिस बी ये लीवर का डिसऑर्डर है, लीवर से कंसर्न है। तो दीज टू डिसऑर्डर्स डू नॉट इन्वॉल्व इन सिम्टम्स अपीयरेंस टू द सेक्स ऑर्गन्स। तो अब बाकी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत इसलिए लग रही है कि सीधा आंसर यही है, इसमें टेढ़ा आंसर नहीं है और कोई इसमें घुसपैठ नहीं की जा सकती। चलिए तो अब फिफ्थ क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉन्डोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बिल्कुल सही है, कॉन्डोम्स जो हैं जो रबर और लेटेक्स शीट से बनाए जाते हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। अब क्यों हैं उसके ऑप्शन देखने हैं। दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, जो इंसेमिनेशन है उसके लिए इफेक्टिव हैं, यानी जो सीमेन है उसे रिलीज होने से रोक देते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सीमेन दैट डिपॉजिट इन कॉन्डोम्स, तो पहला सही है। दे डू नॉट इंटरफियर विद कोइटल एक्ट, बिल्कुल सही है। हम ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बनाते कॉन्ट्रासेप्टिव जो कोइटल एक्ट को अफेक्ट करे। ये भी प्रायोरिटी है कि इफ यू आर यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यू आर डेवलप्ड एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इट शुड नॉट इंटरफियर इन कोइटल एक्ट, ये पहली प्रायोरिटी है। चलिए तो ये सही हो गया। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, यस, 1.2 काज बर्थ कंट्रोल भी होगा और एसटीडी ट्रांसमिशन भी नहीं होगा।
तो 3 सही आ गए। तो अब तो इसका मतलब क्या हुआ, डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट रीजन। बिल्कुल सही कह दिया इन्होंने। तो 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद तीनों सही आए, तो डी कह रहा है कि आप जो तीनों पढ़े हैं उनमें कोई भी गलत नहीं है, इसलिए आंसर हुआ डी। चलिए 6th क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और 6th क्वेश्चन जो है, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप कई सारे पढ़ चुके हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ऐसे मेथड जो बर्थ कंट्रोल करते हैं। और याद रखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वहीं तक अप्लाई होता है जहां तक इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें गैमेट फॉर्मेशन को अफेक्ट रोक सकते हैं, हम गैमेट ट्रांसफर रोक सकते हैं, हम इम्प्लांट रोक सकते हैं, और यहाँ तक के मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। लेकिन अगर इम्प्लांट्स होने के बाद हमको यूज करते हैं तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पर कई तरह मेथड हैं। आपने पढ़ा पिल्स पढ़ा है, आपने आईयूडीज पढ़ी हैं, और एक हमने पढ़ा है परमानेंट मेथड, स्टेरिलाइजेशन पढ़ा है। तो कहता है कि इनमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सर्जिकल प्रोसीजर है। तो देखिए ऑर्किडेक्टोमी, टोमी आपको याद है कुत्ता, टोमी टोमी बोलते हैं। तो टोमी मतलब होता है काटना, टू कट। एक्चुअली टोमी वर्ड उन्हीं डॉग्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए जिनकी पूंछ कटी होती है, लेकिन हम सबको टोमी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। आजकल लोग इंसान टोमी टोमी कह रहे हैं कि टोमी टोमी आ गया, चलिए खैर वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ऑर्किडेक्टोमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर हम किसी इंसान टेस्ट निकाल देंगे तो स्पर्म तो बनेंगे नहीं, बर्थ कंट्रोल तो तुरंत हो ही गया। लेकिन इट इज नॉट विल बी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि हमें उसके सेक्सुअल ड्राइव को इंटरफेयर नहीं करना है। अगर आप टेस्टिस ओवरी निकालते हैं, रिमूव करते हैं सर्जरी करके, तो गैमेट नहीं बनेंगे, लेकिन सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो जाएगा ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस इज नॉट बी ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ तो आपने निकाल दिया टेस्टिस, निकालेंगे मेथड नहीं होगा। हिस्टेरेक्टोमी, ये क्वेश्चन वैसे आ चुका, यहाँ से अलग है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, जो यूटेरस है उसको रिमूव कर देना हिस्टेरेक्टोमी है। और जब यूट्राइन ट्यूमर हो जाता है तो वो बहुत कॉमन प्रोसेस है, और इंडिया में यूट्राइन कैंसर काफ़ी कॉमन है। हम ये कहते हैं कि इंडियन वीमेन में सबसे कॉमन कैंसर यूट्राइन कैंसर है, सर्विक कैंसर है, और यूरोप में इससे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। अब इसके रीज़न हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हो सकते थे। पर फिलहाल यहाँ बात क्वेश्चन के क्लास में हम चीज़ों डिस्कस करते हैं। जब क्लास हमारी होती है तो जो इस तरह के पेज आते हैं उनको काफ़ी डिस्कस किया जाता है। बच्चे पूछते भी ऐसा क्यों है जी, वहाँ ये ज़्यादा, हमारे यहाँ ये ज़्यादा, वहाँ ये ज़्यादा। पर फिलहाल ये इस क्लास का, इस टॉपिक का हमारा मकसद नहीं है। यहाँ क्वेश्चन जवाब देना है। तो टेस्टिज हो गया, यहाँ पर आपने यूट्रस निकाल दिया, ठीक है, बर्थ कंट्रोल तो हो ही गया। और ओफोरेक्टोमी जो डी ऑप्शन है, इसमें आपने ओवरी निकाल दी सर्जरी करके। लेकिन ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ये तीनों कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी मेथड नहीं है। सर्जरी मेथड है वासेक्टोमी, जिसमें हम वास डिफरेंस को मेल में काट के अलग अलग बांध देते हैं, और इससे स्पर्म ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। याद रखिए बाकी सारा प्रोसेस होगा, सेक्सुअल ड्राइव होगा, सेक्स हार्मोन बनते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, स्पर्म नॉर्मल बनेंगे, लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सीमन बनेगा लेकिन सीमन विदाउट स्पर्म होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर वासेक्टोमी है, ठीक है। तो टोमी मीन्स काटना होता है, और यहाँ सब सर्जिकल मेथड ही है, ये भी सर्जिकल, ये भी सर्जिकल, ये भी सर्जिकल, ये भी सर्जिकल। और अब देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक यूज टू, देखिए एमनियोसेंटेसिस, देखो एक तो ये जानना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको कई सारे फैक्ट बताता है। एक बहुत ही प्रोडक्टिव मैथड में बता रहा हूँ आपको, जब आप क्वेश्चन करते हो तो हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, एक आंसर बता दिया, आंसर है। लेकिन अगर आपको बहुत परफेक्ट रिवीजन भी करना है क्वेश्चन के साथ साथ,
तो जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो क्या हैं, उनको भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आज जो ऑप्शन है कल वो क्वेश्चन हो सकता है। और इस तरह से करके हम एक साथ मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट नॉन आंसरिंग ऑप्शंस। एक तो आंसर हो गया और 3 नॉन आंसरिंग हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, देखिए एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है विच इज बेस्ड ऑन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जो 12th वीक के बाद बनता है। 12th वीक में कह लो या 12th वीक के थोड़ा साथ साथ बनता है, और इसी फ्लूइड में हम डूबे रहते हैं। एम्ब्रियो और जो एमनियोन फीटल मेम्ब्रेन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, उसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो लगभग 12th वीक बनता है, और 13, 14, 15 वीक में उस फ्लूइड का कुछ अमाउंट हम जो एक्सपर्ट हैं वो टेक आउट इंजेक्शन निकाल लेते हैं, और फिर उसका केमिकल, साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकल एनालिसिस करते हैं, और उसके बेस पर हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कौन कौन से जीन डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस से हम जीन डिसऑर्डर पता लगाते हैं, और अभी तक मोर देन 37 जीन डिसऑर्डर कैन डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, और इससे सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। फीटस का सेक्स क्या है वो पता चल जाता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें फीटस की एपिडर्मल सेल्स होती हैं, और उन सेल का साइटोलॉजी स्टडी करके हमें पता लगा सकते हैं कि बच्चे का सेक्स मेल है या फीमेल का है। इसी वजह से इंडिया में ये बैन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मौका लगते ही लोग नए नए रास्ते निकाल लेते हैं, तो कहीं लोग इसका मिसयूज ना करें फीमेल फीटिसाइड के लिए। सो इन इंडिया एमनियोसेंटेसिस बैन, और पर्पज़ क्या है, टू नो जीन डिसऑर्डर्स। तो देखते हैं कहाँ ये आंसर है। पहला ऑप्शन डिटरमाइन एरर्स इन एमिनो एसिड सीक्वेंस इन एम्ब्रियो, गलत है, इसको लेना देना नहीं है। पिन पॉइंट स्पेसिफिक कार्डियक एलिमेंट्स इन एम्ब्रियो, हार्ट डिजीज पता लगाना है, ये भी नहीं है। डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो, तो बेसिकली जो उसमें जीन डिसऑर्डर हैं हम उनका पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी जीन डिसऑर्डर्स। तो यही पर्पस एमनियोसेंटेसिस का है। हालांकि इससे बहुत बड़े फायदे भी हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो काफ़ी इसको प्रायोरिटी देते हैं, और पहले पता चल जाता है कि बच्चे में क्या क्या डिसऑर्डर आने वाले हैं, और अगर वो इनक्यूरेबल हैं तो उसको एबॉर्ट करा दिया जाता है ताकि कोई डिफेक्टेड बेबी का बर्थ ना हो। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी हो, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्या कहता है, हाउ इज द इंफॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गिवन इन स्कूल्स। देखिए स्कूल में सेक्स एजुकेशन है, और उसी की वजह से हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इम्प्लीमेंट की गई थी सेक्स एजुकेशन, इंट्रोड्यूस की गई थी स्कूल कॉलेज में, उसका पर्पज़ यही था कि बच्चों को जो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उनसे बचाया जा सके, एंड दे विल नो द परफेक्ट फैक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कैसे बच्चों को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ दे सकते हैं, डिस्कशन अबाउट सेक्स प्रॉब्लम्स, अभी मैं बोल सकता हूँ एक पॉइंट हो सकता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल सिलेबस, ये सबका रामबाण आ गया। अगर हम सिलेबस में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करती तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें डिस्कशन भी होगा, उसमें डिसऑर्डर पता चलेंगे, उसमें मिथ भी पता चलेंगे। तो जो बेस्ट वे है बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देना, उसका मतलब है कि हम स्कूल कॉलेज में सिलेबस है उसमें ही सेक्स एजुकेशन इंक्लूड करते हैं, और वो कर दी गई है, और उसी की वजह से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर बच्चों हुआ बी, दैट्स द बी आंसर। अरेंजिंग सेमिनार बिल्कुल ठीक है, वो सब इसी में आ जाएंगे। जो बाकी ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं मैच तो कर रहे हैं, पर हमें एक सेट करना, याद रखो 4 में जो बेस्ट वन है वो उसको सेट करना है, और इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसमें समा जाएंगे। तो बेस्ट वन हुआ हमारा बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैचिंग। देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, एसर्मिजन भी आते हैं, स्टेटमेंट भी आते हैं, और पेपर टफ नहीं होता, लेकिन पेपर को इस तरह डिजाइन किया जाता है
कि आपसे जानबूझ गलती कराई जाती है और जो गलती कर गया वो रेस से बाहर हो गया। तो अपनी गलतियों ढूंढिए कि आप गलती, कॉमन एरर जो आप करते हो उनको फाइंड आउट करिए, उनको लगाम लगाइए और उनमें लगाम लगा के हम रेस में बने रह सकते हैं। तो अब वो कह रहा है, ये डेटा है पॉपुलेशन का। इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन। ये सही है। जिस सारे डेटा एनसीईआरटी के हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका हर डेटा एनसीईआरटी का ही होगा, क्योंकि कुछ भी कह लो आंसर तो एनसीईआरटी से ही होगा। इसलिए हमसे बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते, या किसी जो अदर रेफरल बुक्स होती हैं उनके डेटा को यूज़ नहीं हम करेंगे, नहीं आपको करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। मैं एक थोड़ा वैसे चटपटा फैक्ट बता रहा हूँ। एक जो हमने बड़ी बुक पढ़ी है उसमें अगर मैं 1650 की बात करूँ तो 1650 में एक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी वो 54.5 करोड़ थी, पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की। हालांकि बहुत टेक्निकल, बहुत परफेक्टली वो डेटा नहीं किया जा सकता था, पर जो बुक्स में अवेलेबल है एक रफली आइडिया, वो 54.5 करोड़ है 1650 में। और आज तो ये कितना धमाका कर रही है, 8 बिलियन के आसपास पहुंच गई, 8 बिलियन को पार करने जा रही है। तो टू मच बिग डिफरेंस, टू मच वास्ट, टू मच लार्ज पॉपुलेशन। और हम देखते हैं अभी कहीं आप कहीं घूमने जाते हो तो आप गए तो वहाँ काफ़ी खेत खाद दिखाई देते हैं, जब दोबारा जाते हो अरे तो खेत और पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे, बिल्डिंग बन गई, फैक्ट्रीज बन गई। तो सब ऐसे ही लैंड एरिया घटता जा रहा है, फर्टाइल लैंड एरिया। क्रॉप प्रोडक्शन भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड का एरिया वो घटता जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग और ये सब बनाने पड़ रहे हैं। तो उसी टॉपिक को ध्यान रखते हुए एनसीईआरटी ने इसको कुछ डिस्कस किया है, और उसमें यही था कि 1900 में 2 बिलियन थी और 2000 में ये ट्रिपल हो गई, 6 बिलियन हो गई। बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही है। और 1947 में जो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग वो 35 करोड़ ही थी, ये भी सही है। अब बी ऑप्शन पे उम्मीद टिक गई कि आंसर ये होगा। इन 2011 इंडियन पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन। यहाँ पे पेज फंस गया। एक्चुअली 11 मई 2000 को इंडिया का 1 बिलियन बेबी का बर्थ हुआ था। हमने उसको टारगेट किया था कि हमारा 1 बिलियन बेबी होगा, और शी वाज बोर्न इन सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यानी 11 मई को इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई, और उस बच्चे का नाम रखा गया था आस्था। वो आस्था है। अब 2011 के बाद, मई के बाद ही बहुत सारे महीने बचे हुए हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, मोर देन 1 बिलियन। तो यहां पर मोर देन 1 बिलियन होना चाहिए था, जबकि क्या रखा उन्होंने, 1 बिलियन। तो यहां पर क्या है कि 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन हो गई थी, और उसने 1 बिलियन दिया है, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। और मैंने यहाँ पे एक डेटा और बोला कि 1 बिलियन बेबी आस्था है, बोर्न इन सफदरजंग हॉस्पिटल 2000, और नेम शी इज नेम्ड एज आस्था। चलिए, और यहीं पे एक और बता रहा हूँ मैं आपको, 11 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की फॉर्म मनाते हैं। अब ये नहीं डे बनाएंगे तो हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्रैकर चलाएंगे, फुलझड़ी चलाएंगे। यहाँ पर मतलब होता है लोगों को एक अवेयर करना, इन्फॉर्म देना कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो जो इस तरह डेज हैं उसका मतलब टू स्प्रेड द अवेयरनेस होता है। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं, और 10th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और किसी एक ऑप्शन में उन डिजीज को रखा गया है जो केवल होती हैं बैक्टीरिया से। और हमने वायरस से पढ़ी हैं, हमने बैक्टीरिया से पढ़ी हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी ऐसी है जिसमें इन 4 ऑप्शन इसमें केवल बैक्टीरिया वाली हैं। सिफिलिस बैक्टीरिया है, गोनोरिया बैक्टीरिया है, जेंडल हर्पीज वायरल है। ऑप्शन तो खत्म हो गया है, तो आंसर गलत हो गया, इसमें एक वायरल आ गई। सिफिलिस बैक्टीरियल है, क्लैमाइडियसिस बैक्टीरियल है,
गोनोरिया बैक्टीरियल है, तो आंसर तो यहीं आगे देखो। तो सिफिलिस, क्लैमाइडियासिस एंड गोनोरिया आर ऑल थ्री आर बैक्टीरियल डिजीज। और मैं इनके बैक्टीरियल नाम बताऊं, सिफिलिस caused by Treponema pallidum. The bacteria which cause syphilis is named as Treponema pallidum. Chlamydiasis cause chlamydia, बैक्टीरिया नाम भी क्लैमाइडिया ही है। और गोनोरिया caused by Neisseria gonorrhea bacteria. तो all these three जो एसटीडी हैं वो बैक्टीरियल हैं, ठीक है। और बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बीज फंगस से होती है, पेडिकुलर आप लाइस जूं से, सर में जूं उससे होती है। और इसके बीज ये आइडिया खुजली है, फंगल है। तो चलिए खैर, इसमें आप याद रखिए जो भी आपके एनसीईआरटी में 6-7 डिजीज दी हुई हैं, उनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, पैथोजन, वो भी आप जान कर लें। जैसे 3 तो मैंने बता दिए, ट्रिपोनेमा पैलिडम, क्लैमाइडिया और नाइसेरिया गोनोरी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube? देखिए, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम तब अप्लाई करते हैं, ये भी एक ART है, सबसे पुरानी पहली ART यही है। अगर कोई फीमेल अनेबल टू प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, उसमें नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो हम उसका ओम लेंगे, उसके हस्बैंड का या कोई डोनर का स्पर्म लेंगे, लेबोरेटरी में उनका फ्यूजन कराएंगे और कंडीशंस हम कोशिश करें नेचुरली प्रोवाइड करेंगे, जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, और उससे जाइगोट बन जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस IVF कहलाता है। तो याद रखो, इन विट्रो माने आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो इनसाइड द बॉडी। तो जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन है वो इन वीवो है, और जो हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं वो इन विट्रो है। तो अभी उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आप एम्ब्रियो भी बना सकते हो। एम्ब्रियो 8 सेल वाला भी हो सकता है, 16 सेल वाला भी हो सकता है, 32 सेल वाला भी हो सकता है। तो अब उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो प्रायोरिटी होती जाइगोट या 8 सेल अगर एम्ब्रियो है तो उसको हम ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 सेल्स है, 16 या 32 है, उसे ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। तो देखो कहाँ है, एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज। ये कह रहा है 8 सेल से एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, अभी तक ठीक है, पर ओनली वर्ड लगा दिया। ओनली को ध्यान रखो, ओनली, ऑलमोस्ट, ये सब ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पेज फंसा देते हैं। आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ये बिल्कुल सही आंसर जो अभी डिस्कस कर रहा था। जाइगोट हो या 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो हो, उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और अगर मोर देन 8 सेल है दैट ट्रांसफर इनटू यूटेरस। तो सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई बहुत बड़ा ग्लिच नहीं है। चलिए अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड इज। देखिए, IVF टेक्निक डेवलप करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, स्टेप्टो एंड एडवर्ड, और इन्होंने यूके में पहली बार इस टेक्निक को अप्लाई किया था फॉर लुइस जोए ब्राउन मदर। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जोए ब्राउन है। शी वॉज बोर्न ऑन 25 जुलाई 1978 इन ओल्ड धाम सिटी हॉस्पिटल यूके। वहाँ पे उसका बर्थ हुआ था, और जो उसके डॉक्टर सुपरवाइज इनके अंदर में सब कुछ हुआ था वो स्टेप्टो एंड एडवर्ड हैं। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जाए तो ये हो सकता है कि पहली बार किस फीमेल में IVF, किस फीमेल के लिए IVF अप्लाई किया गया था, तो दैट वाज द मदर ऑफ लुइस जोए ब्राउन, और जो उसका रिजल्ट हुआ, जो बेबी बर्थ हुआ, वो लुइस जोए ब्राउन है। तो दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जोए ब्राउन है। और इसके ऊपर तो हमारे यहाँ बड़ी घटना घटी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्लास में तो बताते हैं, पर क्योंकि यहाँ टाइम की एक लिमिटेशंस होती है, उसको ध्यान रखना होता है। एक डॉक्टर ने इंडिया में IVF टेक्निक की वजह से सुसाइड किया था। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी कमिटेड सुसाइड फॉर IVF कंट्रोवर्सी इन इंडिया। अब उसकी क्यों किया, कैसे किया, दैट इज द मैटर ऑफ
टॉपिक ऑफ क्लास। चलिए, तो यहाँ पर जवाब आया, हालांकि तीनों नाम जो है ना, बाकी तीनों नाम भी टेस्ट ट्यूब बेबी से कंसर्न हैं पर पहले नहीं हैं। इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी से कंसर्न हर्षा चावड़ा भी, दुर्गा भी, कनुप्रिया भी, लेकिन जब पहले टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड की बात होती है तो वो लुइस जॉय ब्राउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी। देखिए, कॉपर टी एक आईयूडी है, इंट्रायूटेरन डिवाइसेस है, और टी शेप्ड होती है, कॉपर आयन रिलीज करती है, और जो कॉपर आयन रिलीज करती है दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ध्यान देना है, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे वर्ड धोखा देते हैं। मोटिलिटी माने मूवमेंट ऑफ स्पर्म को स्लो कर देते हैं, और स्पर्म के पास टाइम लिमिटेड होता है, अगर टाइम से ओवम के पास नहीं पहुंच पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने का। तो ये उसकी मूवमेंट स्लो कर देंगे और टाइम पे स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा, और स्पर्म नहीं पहुंच पाया तो ओवम इस बीच दुनिया को अलविदा कह चुका होता है, कह रहा भैया मेरे पास टाइम नहीं रहा, अब तू आ या मत आ, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होने का। तो अल्टीमेटली दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड इनहिबिट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो कौन सा है, इनहिबिट ओवुलेशन कोई लेना नहीं है, और बी ऑप्शन है इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। इनहिबिट करते हैं, और इनहिबिट कैसे करते हैं, टू सप्रेस स्पर्म मूवमेंट। अब यहाँ पर मैंने कहा मोटिलिटी है, वो कर सकता मोर्टेलिटी, ये गलत हो जाएगा। हम कई बार हम वर्ड बहुत क्लोजली प्रोनाउंशिएट होते हैं, मोटिलिटी एंड मोर्टेलिटी, तो लगभग जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ डेथ रेट है और यहाँ पर मूवमेंट है। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो फर्टिलाइजेशन इनहिबिट करेगी स्पर्म मूवमेंट को स्लो करके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज 1.7%, अगर किसी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7%, तो इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि 100 लोगों में 1.7 लोग जुड़ जाएंगे, 1000 लोगों कितने जुड़ जाएंगे। तो याद रखिए परसेंटेज तो 100 में ही होती है, लेकिन जो नंबर है वो हम 1000 में काउंट करते हैं। अब 1.7% तो कुछ परसेंट तो होगा, पर 1.7% थोड़ी हो जाएगा कि एक पूरा और एक 0.7%। तो यानी जो नंबर है वो परसेंटेज को हम 1000 में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी 1.7% को हम 1000 में 17 कर लेंगे, 17 कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% है, तो इसका मतलब है कि एक साल में 1000 पॉपुलेशन में 17 नए मेंबर ऐड हो जाएंगे, 17 न्यू बर्थ हो जाएंगे। तो देखो ऑप्शन कहाँ है, 17 पर्सन्स आर एडिड, ये रहा पर ईयर, डी ऑप्शन है। और मैं थोड़ा सा आपको और इसको फ्रेश करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर वो 2% कर दे, 2% कर दे, इसको क्या कर दे 2%, तो फिर 20 हो जाएगा। तो जो भी परसेंट दे रहा है ये 1000 के लिए दे रहा है, परसेंट 100 में होते हैं, लेकिन नंबर हम पर 1000 में उसे ऐड करते हैं। तो ये, और अगर मैं बताऊं, अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% ही हो तो 33 ईयर्स में पॉपुलेशन विल बी डबल। डर लगता है इतना सब कुछ देख के, चारों तरफ सर दिखाई देते हैं, और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर ये तक कि यहाँ रोड है, सब सर दिखाई दे रहे, रोड भी दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल की बात की जाती है, और बेस्ट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन इज द डेक्लाइन बर्थ रेट हमें कम करना चाहिए, और कर लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और अब देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और व्हाट इज ट्रू अबाउट सहेली। सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, और अच्छी बात है कि इसमें इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, डेवलप्ड बाय इंडिया। अब कहाँ डेवलप हुई, क्या क्या इसके मेन फैक्टर उसको जानेंगे। डेवलप्ड एट द CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा लखनऊ में है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। कंटेन्स स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, गलत हो गया, ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता। अब पता, जो कॉमन पिल्स हैं दे कंटेन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड लो लेवल एस्ट्रोजन, दे हैव सम साइड इफेक्ट्स, बट इसमें कोई भी स्टेरॉयड नहीं होता।
और ऑप्शन कह रहा होता है तो गलत कर देंगे, हम तो इसे नहीं मानेंगे। और ये भी अच्छी बात है कि वंस ए वीक, ये एक हफ्ते में एक ही यूज होती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है कि वंस इन ए वीक। जो मालाडी वगैरह है वो लगभग डेली 21 डेज तक ली जाती हैं, लेकिन ये हफ्ते में एक ली जाती है। मैंने साइड इफेक्ट, धोखा, गलत जवाब दे रहा है, गलत ऑप्शन बना दिया। लीस्ट साइड इफेक्ट बहुत कम है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बिल्कुल सही है, बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है। कह रहा है वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही है, साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं। और लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू गलत है, हाई लिखा आपने भी, तो इसका सही हो गया, फर्स्ट सही है, और उसके बाद थर्ड सही है, उसके बाद फिफ्थ सही है, और सिक्स सही है। देखो कहाँ किस ऑप्शन में, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ भी है क्या? नहीं, सेवंथ तो नहीं है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सियरा, तो इसका आंसर डी है। तो एक ही क्वेश्चन में उसने सहेली की सारी बात बता दी, सारी पूछ ली। तो इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन भले एक हो उसमें वो कई कंटेंट, कई चीज़ों को पूछ लेता है। तो इसका आंसर जो मैंने सही लिया है वो यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ, फिफ्थ भी है और सिक्स्थ भी है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने चाहिए, लग रहे होंगे, और जैसा लेसन होता है वैसे क्वेश्चन पिकअप करने होते हैं। मैं तो नहीं कहता, मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिच वाले, पेज वाले क्वेश्चन इसमें नहीं बनते, स्ट्रेट लेसन है। तो पर फिर भी हमने उन्हीं को पिकअप करने की कोशिश की है, जो पहले पूछे जा चुके हैं या जो आगे पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, याद है इनकरेक्ट, रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो बताना है। देखिए एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इट इज द मेथड टू गेट रीड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर ऐसी कोई प्रेगनेंसी हो गई है जो कपल को नहीं चाहिए, उससे उसको अबॉर्ट करा के उससे बच जाना, उस बर्थ को रोक देना, वो एमटीपी है। अब ये कब होती है? एक्चुअली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरी तरह सेफ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स पहले 3 महीने पूरी तरह सेफ है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी करानी है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो डॉक्टर के एडवाइस पर हो सकता है, बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के नहीं हो सकता, और एक स्टेज पे जाकर तो डॉक्टर की भी कंसल्टेंसी परमिट नहीं कर सकती। अब देखें कौन कौन से ऑप्शन से बैठते हैं। दीज हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, सही है बिल्कुल, ये इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है। मैंने पहले कहा कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट कराने के लिए ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। These help in aborting the pregnancies which may be harmful to either mother or fetus both, बिल्कुल सही है। अगर प्रेगनेंसी या तो फीटस को नुकसान करने वाली है या मदर को या दोनों को है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। और these contribute decreasing the human population, ये भी सही है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, भले ही ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में जितनी प्रेगनेंसी पर ईयर कंसीव होती है उसका 20% आर परफॉर्म्ड एटीपी। अगर ये प्रोविजन ना होता तो पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती। और इंडिया में एमटीपी लीगलाइज्ड है, गवर्नमेंट लीगलाइज किया हुआ है, कपल अपनी मर्जी से एमटीपी करा सकता है। पर उसका ध्यान रहे, उसमें एमटीपी कैन नॉट परफॉर्म एट द बेस ऑफ सेक्स, सेक्स के बेस पर एमटीपी नहीं की जा सकती, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी, लड़का लड़की से मतलब नहीं है, प्रेगनेंसी अनवांटेड है उसके लिए है। चलिए तो यहाँ पर तीनों सही हैं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज इनकरेक्ट, तीनों ऑप्शन सही हैं, नन ऑफ दीज इनकरेक्ट। तो इस अगले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आपका आंसर डी, नन ऑफ दीज होना चाहिए था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है विच वन इज नॉट ए कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अब देखिए इनफर्टिलिटी मतलब क्या है। देखिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, इफ अप टू 2 years ए कपल इज अनेबल टू गिव बर्थ टू ए बेबी इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहा है, और फिर भी
2 साल तक कंसीव नहीं हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। 2 साल का टाइम पीरियड है। अब उसके क्या रीजन हो सकते हैं? यह साइकोलॉजिकल रीजन भी है, साइकोलॉजिकल भी है, और साइकोलॉजिकल रीजन में एक कारण हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, लेकिन लैक्टेशन ये कोई रीजन नहीं है इनफर्टिलिटी का। ये मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो इट इज नॉट द कोज ऑफ इनफर्टिलिटी। और ये पता है लैक्टेशन से क्या होगा, एग नहीं डेवलप होगा फीमेल में, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो काउंटर करता है सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन को। तो यहाँ पर लैक्टेशन इज नॉट ए कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और फाइंड आउट ऑड वन। देखिए इस क्वेश्चन में जान रखना मजबूर, इस क्वेश्चन यहाँ ऐड करने पीछे एक लॉजिक है कि हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो ध्यान रखिए, जब आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, जिसको आप ऑड वन कह रहे हो, उसके बाद 3 ऑप्शन बचे, क्या आप उनमें सिमिलरिटी निकाल पा रहे हो? ये सिमिलरिटी ये है भाई, तभी तो वो ऑड वन होगा। 3 में सिमिलरिटी, उसमें वो करेक्टर नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो ऑड वन नहीं है। अब जब देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस बी एक एसटीडी है, सिफिलिस एक एसटीडी है, जेंडर हर्पीज एक एसटीडी है, लेकिन एचआईवी तो एक वायरस है, इट इज नॉट एन एसटीडी। तो हम क्या कहेंगे कि ऑल 3 आर एसटीडी बट एचआईवी इज ए वायरस, ये पैथोजन है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये तीनों से अलग हो गया। हमने क्या सिमिलरिटी शो की कि ऑल 3 ऑप्शन जो हैं वो तो रिप्रेजेंट करे एसटीडी को, और जो एचआईवी है वो एसटीडी ना होके एक वायरस का नाम है, पैथोजन है, कोज ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स है, इसलिए अलग हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या सीख मिली कि अगर हमें ऑड वन फाइंड आउट करना, जो अलग हो गया तो ठीक है, बाकी 3 में क्या सिमिलरिटी है वो हम बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि तीनों एसटीडी, वो एसटीडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गिवन बाय WHO। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द परफेक्ट हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, और उसी ने ही डेफिनेशन दी है जनरल हेल्थ की और डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो अब वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कोई लंबी डेफिनेशन है। टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल। मेंटल का नहीं है, याद रखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंटल हेल्थ से मतलब नहीं है, इसे गलत हो गई। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। बस बिल्कुल सही हो गई। ये 4 फैक्ट बताए हैं कि जो टोटल वेलबींग, फिजिकल यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन परफेक्टली काम करें, इमोशनल, ही और शी शुड हैव इमोशन फॉर द पार्टनर, सोशल यानी जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड बिहेवियरल यानी हमारा जो बिहेवियर है वो भी एक दूसरे के प्रति, मेल और फीमेल पार्टनर के प्रति बिल्कुल जो भी रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, याद रखो, मेंटल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये 3 आते हैं जनरल हेल्थ में। जनरल हेल्थ में 3 आते हैं, तो वहाँ तो डेफिनेट फिट बैठती, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल 4 एस्पेक्ट हैं। तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन हैं? WHO हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, उसकी बात करेंगे। और देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी आते हैं और हम करेक्ट इनकरेक्ट में गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जैसे पढ़े हो आप, करेक्ट इनकरेक्ट थोड़ा बड़ा उसका अंडरलाइन कर लें ताकि ध्यान रखें इनकरेक्ट देखना है करेक्ट देखना है। सर्जिकल मेथड पहला ऑप्शन है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमिट फॉर्मेशन, गलत जवाब। मैंने पहले कहा है कि चाहे वो ट्यूबेक्टोमी हो चाहे वासेक्टोमी हो, गैमिट बनने में फर्क नहीं होता। गैमिट बनते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होते पर्टिकुलर साइट पर जहाँ हमको जाना है। और ये भी लोग बच्चे पूछते हैं फिर क्या होता है, उनको मरते रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन है वो पूरा मर जाएंगे, और फैगोसाइटिक सेल उनका फैगोसाइटोसिस करके उनको ख़त्म करती रहेंगी। तो ये गलत है। सर्जिकल मेथड में गैमिट बनने में कोई दिक्कत नहीं आती। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर अमंग द रूरल वीमेन, ये सही है। जो
गांव देहात है, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। अभी तक सही है, हो सकता है अच्छा ऑप्शन कोई आ जाए, मैं चारों पढ़ने पड़ेंगे। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर क्यूरेबल, गलत जवाब हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। हर्पीस और हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर इनक्यूरेबल हैं। तीनों वायरल हैं, ध्यान, तीनों वायरल हैं और तीनों इनक्यूरेबल हैं। जेनेटल हर्पीस, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। एम्ब्रियो इज ऑलवेज ट्रांसफर यूट्रस, ये भी गलत हो गया। यूट्रस में मोर देन 8 सेल वाला ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर वो जाइगोट है और या 8 सेल तक है, उसको तो हम ट्रांसपोर्ट फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। तो बस निकल के केवल एक ही आया कि आंसर बी है कि ओरल पिल्स जो हैं वो गांव देहात में, रूरल एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो इट वाज द बंच ऑफ 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चन का जो बंच है ये हर लेसन का आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये अच्छा लगता है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप लाइक करें, पर हम उम्मीद करते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और ये एक प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जो है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, टीचर का भी और सिस्टम का भी। तो थैंक्स फॉर टुडे एंड होप that we will meet soon for next 20 question bunch. So thanks for today. See you soon.